हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय को पढ़ेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना बहुत ज़रूरी है। जनजातीय नृत्य संथाल का दिया हुआ है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच और अमीर और गरीब बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहर से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्रह हो गया, मतलब संग्रह करने वाला या इकट्ठा करने वाला या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खाना बदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरे दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपना अलहदा संस्कृति को बचाया। अलहदा संस्कृति हो गया मतलब दूसरे संस्कृति को अपने संस्कृति में दखल नहीं देने के लिए। लेकिन जनजाति आधारित और जनजाति समाज जो दोनों अपने विविध किस्म की ज़रूरतें के लिए एक दूसरे से निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दो तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिकों परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों को बड़े इलाकों का पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। खोखर जनजाति कहाँ हुआ? पंजाब। बाद में यह गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर के मनसबदार बनाया था। गख्खर अकबर के मनसबदार। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन किए जाने वाले पहले लंगा और अरुघन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल
एक शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। बलोच जो हो गया ये तुम्हारा पाकिस्तान, पीओके में बोल सकते हैं। लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गढ़ियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में भी नागालैंड, अहोम, असम असम की तरफ और कई दूसरी जनजातियों का भी पूरा तरह प्रभुत्व था। हम लोग देखते हैं जनजातियाँ, ये बलूची, पीओके और भील। भील हो गया सबसे बड़ी जनजाति है भारत में, ठीक है। गोंड, मुंडा। मुंडा हो गया तुम्हारा वेस्ट बंगाल हो गया, फिर बिहार हो गया, फिर झारखंड में भी है, झारखंड में होगी। खासी तुम्हारा मेघालय या मणिपुर में। अहोम, असम, खोंड उड़ीसा, ये पूछा जाता है खोंड, ओके। और देखते हैं मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी के तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1191 में चेर चोलों पर हमला किया। चेर जनजाति बिहार और झारखंड, और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई इलाके किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा, संथाल थे, यद्यपि उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। मुंडा जनजाति अभी सबसे ज़्यादा अभी झारखंड में है, बिहार में भी है और पूछा जाता है मुंडा जनजाति, बिरसा मुंडा। संथाल जनजाति से भी पूछा जाता है। कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज के संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी और कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। कोली गुजरात और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की एक बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी अंत आते आते उनमें से कई जगह एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक मतलब इकट्ठा करने वाला बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। गोंड जनजाति सेकेंड लार्जेस्ट जनजाति है भारत में। और पहला हो गया भील। ये क्वेश्चन आता है, रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं तो। खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी आदि इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। यह मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। बंजारे लोग पहुंचाते थे। खानाबदोश और ब्राह्मणशील समूह। खानाबदोश घुमंतू लोग होते थे। उनमें से कई पशुचारी होते थे और अपनी रेवड़ और पशुवृद्ध के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक और अन्य तमाशबीन
भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश होते थे। कौन? बंजारा। उनका कारवा टांडा कहलाता था। कारवा, ये पूछा जाता है, कारवा क्या है? कारवा है ना, कारवा है, कारवा टांडा, टांडा इसको पूछा जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्न की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। कौन? तुम्हारा बंजारे लोग ना, बंजारे लोग, बंजारे, ये आप लोग रोक करके पढ़ सकते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरीवालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चींजे, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों के कमाई के लिए अपना कला प्रदर्शन करती थी। कांच से मगरमच्छ हो गया, कुटिया। कोंड जनजाति है, कोंड जनजाति, उड़ीसा, उड़ीसा। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता बढ़ी। वर्णों के भीतर छोटी मोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मण के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार और विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक के स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। ठीक, ये पूछ सकता है, उय्या क्या है? उय्याकोंडन कहाँ पे? तमिलनाडु, ठीक है। ठीक। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूतों गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार के ही शासक वर्ग में शामिल हो गए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से में 2 उदाहरण नीचे दिए गए हैं। गोंड महिला हो गया, उड़ीसा। गोंड लोग गोंडवाना नामक
विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड राज्यों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास में अकबरनामा में उल्लिखित है कि गंड कडंग कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। ये स्थानीय कृषि है। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, फिर उसकी राख को फसल कर ज़मीन में बोया जाता है। ठीक है, राख में पोटास मिलता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। 12 बरहोतों मतलब बरसते 84, इस तरह। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गंड कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। ये पूछा जाता है, संग्राम शाह की उपाधि किसने ली थी? अमनदास। अमनदास ये कौन था? गोंड राजा था। ठीक है, ओके। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। ये पूछा जाता है 1565 में मुगलों के द्वारा उस समय अकबर का शासन था, अकबर का शासन। ठीक है, आसिफ खान ने। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, एक नक्काशीदार दरवाज़ा गोंड जनजाति का है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऊपर क्या रह गया? ओके। गंड कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने हिस्से में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अहोम जनजाति अभी असम में पाया जाता है मेनली। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523 और कोच हाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों मतलब हो गया तुम्हारा हाथ से फेंक कर अस्त्र, और शस्त्र हो गया हाथ से चलाने वाला। ठीक है, 1660 तक आते आते वे
उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। कौन? अहोम जनजाति। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस समय मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना सका। कि ये तुम्हारा हो गया नागा जनजाति, ठीक है, म्यांमार यहाँ से आया था। गारो खासी जयंता मेघालय की जनजाति है गारो खासी जयंतिया के। और ठीक है, ये अहोम जनजाति असम। आप लोग मैप देख करके जनजातियों को पता कर सकते हैं, इसे दिमाग में रहेगा। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रित हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित, जिन्हें खेल कहा जाता था। कुलों में विभाजित खेल। वहाँ दस्तकारों की बहुत कमी जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में पराया कई गांव होते थे। किसान को अपने गांव समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। कान के आभूषण है ये। कबोई नागा जनजाति मणिपुर, कान का कुंडल। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह के काल 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। बुरुंजी इंपॉर्टेंट हो गया। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने लोगों दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाए। कालांतर में उनमें से कई जनजाति आधारित समाज में शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। इधर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट थोड़ा सा कहाँ का जनजाति पड़ता है, कहाँ कहाँ है, बस उसको देखना है मैप के थ्रू और उसको दिमाग में रखना है। तो कुछ प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ इसमें। गढ़ जाति था तुम्हारा 84, ठीक है। टांडा हो गया। कारवा, ठीक है। श्रमिक हो गया पाइक। कुल हो गया खेल, ठीक है। सिंह
सिमसिंग अहोम, अहोम असम, दुर्गावती गंड कटंगा। ठीक है, इसका एक्सरसाइज ही इम्पोर्टेंट है। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां क्या कहलाती थी? श्रेणियां। ठीक है, डैश अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी, क्या थी? बुरंजी, बुरंजी। डैश ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे। किसके द्वारा लिखा गया था? अकबरनामा, अकबरनामा। ठीक है, बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने मंदिर मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया और ब्राह्मणों को ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। ठीक है, सही और गलत। जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। ठीक है, ये सही है। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था, ये तो गलत है। गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिला कर चौरासी चौरासी बनता है, नहीं ये गलत है। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में रहते थे, उत्तर पूर्व में नहीं रहता था, उत्तर पश्चिमी में है ना भील जनजाति, इस साइड राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, ये उत्तर पश्चिम में हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मेरे चैनल को थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाने का कोशिश कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।